हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, लेक्चर्स जो भी है आपको सब लाइन में देखने, अदरवाइज क्या होगा आपको कोई समझ में आने वाला नहीं कि आप लेक्चर्स कभी भी बीच में से देखोगे कि हर लेक्चर क्या है, इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसके अंदर पढ़ाई जाती है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व किए जाते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब भी वीडियो शेयर करो तो उनको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट शेयर करो और उनको बताओ कि भाई क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, और डिस्कशन करो ताकि आपका भी नॉलेज इसके अंदर बढ़ेगा। देखो क्या है, हम पूरा लेक्चर्स तो यूट्यूब पे डाल नहीं सकते हैं। आगे आपको लेक्चर्स कैसे मिलेंगे, आपको गूगल ड्राइव के थ्रू लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डाउनलोड करना है और आप अपने मोबाइल पे देख सकते हो, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो, ये पूरा हमारा सिस्टम है। और आपको हमें कांटेक्ट करना है तो नंबर्स तो देखो वीडियो में फ्लैश होते ही रहते हैं बीच में। आप एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पे एक लिंक है गूगल ड्राइव, अपना गूगल फॉर्म्स की, उसको आप भर दीजिए तो हम आपको क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे और आगे जो भी फीस वगैरह होगी सब कुछ चीज़ें आपको हम बता देंगे, ताकि आप आपका बेस जो है वो पूरा का पूरा अच्छी तरीके से बना रहे। क्योंकि अगर 11th का बेस बनेगा नहीं सही तरीके से तो 12th में बहुत दिक्कत आ सकती है आपको। और वो मतलब पॉसिबल ही नहीं कि आप नॉलेज अच्छा, एक मार्क्स अलग ही चीज़ हो जाती है और एक नॉलेज गेन करना टोटली अपने आप में डिफरेंट है। तो आप अगर देखोगे हमारे लेक्चर्स, हम काफ़ी डेमो लेक्चर्स अपलोड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर आपको। और आप देखिए पूरा, फिर आप आराम से जज कीजिए और अपना जितना हो सकता है फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए हमारे बारे में। अच्छा लगेगा तभी आप बताओगे। और दूसरी चीज़, हमें आप फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और यूट्यूब को तो आप सब्सक्राइब करोगे ही करोगे। ठीक है, काफ़ी लेक्चर्स अपलोड है 12th के भी, आप देखो अपने फ्रेंड्स हो गए, आप उनको भी बता सकते हो कि उसके बारे की ये लेक्चर्स देखो, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया 12th का। तो इनफैक्ट हमारा नंबर 1 वीडियो चल रहा है पूरे यूट्यूब पे, जो हमने अपलोड किया था, सबसे पहला लेक्चर अपलोड किया था हमने मार्च के एंडिंग में। उस टाइम से हम काम कर रहे हैं, कब से, लगातार 12th का तो नया पोर्शन आया था। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही है, आपके साथ भी वो चीज़ें 11th में भी हम चीज़ें सब चीज़ें कर रहे हैं। आप प्लीज़ देखिए, पढ़ते रहिए, कुछ भी डाउट होगा तो हमें आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेक्चर देखिए, ये पार्ट 2 है, इसके प्रीवियस लेक्चर मतलब पार्ट 2 मतलब कंटिन्यूएशन ही है, जिसके अंदर हमने पहले 11 ट्रांजेक्शन सॉल्व किए थे। यहाँ पे हम पूरा का पूरा 24 कंप्लीट करेंगे और ये लेक्चर में पूरा का पूरा क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे हम। इसके बाद और भी लेक्चर्स आएंगे, आते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे 11 जो थे इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स थे, उसका हमने एंट्री पास किया, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये सब चीज़ें हमने सीखी है। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने पहले से अगर करके रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना चाहिए आपको पहले, ताकि एक अपने आप में क्या होगा, एक चेक एंड बैलेंस बना रहेगा कि आपने पहले किया, कुछ जो गलतियां हुई, आपने कुछ तो सोचा होगा कि आपकी जो सोच है इसकी वजह से ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो गलत है, वो ऐसा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, करेक्शन हो जाएगा ऑन द स्पॉट और गलतियां आगे होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है, बी पेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 200 टू डी, मतलब बी ने क्या किया, पे किया, इंटरेस्ट पे किया है किसको, डी को 200 का। अब सिंपल लॉजिक यहां से इससे यही लगता है कि डी से पहले कुछ उधार लिया होगा, तब जाके क्या किया है, इंटरेस्ट पे किया। चलो पहुंचते हैं यहाँ पे, नंबर क्या होगा, अभी यहाँ पे है नंबर 12। क्या होगा यहाँ पे, कैश गोज आउट, मतलब एक तरीके से कैश जा रहा है, और क्या है, खर्चा हो रहा है, इंटरेस्ट, आपने लोन लिया है, आपने उसके बदले इंटरेस्ट पे किया, दैट इज व्हाट एन एक्सपेंस। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, डेबिट एक्सपेंसेस, जो क्या है, इंटरेस्ट है, यहां पे ब्रैकेट में लिखता हूं मैं। उसके बाद क्या हो रहा है, दूसरा, कैश गोज आउट, या आप चाहो तो सिंपल रखो भाई, सिर्फ उसको एक्सपेंसेस लिख दो, और ब्रैकेट में क्या एक्सपेंस है, इंटरेस्ट का, और क्या लिखोगे, कैश गोज आउट। तो यहाँ पे टू अकाउंट्स कौन से होंगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इंटरेस्ट पेड, स्पेसिफाई कर रहा हूँ, इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट पे किया है। एक अभी होता है जैसे गुड्स था, तो गुड्स गुड्स समझेगा नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट पे, कभी हमने लोन दिया है किसी को तो उससे हमें इंटरेस्ट लेना है, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो स्पेसिफाई कर देते हैं। कैश गोज आउट, तो ये अकाउंट तो क्या होगा, कैश ही होगा। ठीक है, अब टाइप क्या होगा, इंटरेस्ट बेस्ड एक्सपेंस है, मतलब क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है। कैश तो आपको पता है रियल अकाउंट, तो यहाँ पे क्या रूल होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। डेबिट यहाँ पे होगा
इंटरेस्ट पेड, और यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, कैश होगा। अमाउंट कितना है ज़रा देखते हैं, 200 रुपीज़। अगर हमने जो बनाया था यहाँ पे, हम अकाउंटिंग इस तरीके से मेंटेन करते हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो जो किसको लोन टेकन जिससे लिया है, डी को ही पे किया ना यहाँ पे, तो डी को क्या किया है, इंटरेस्ट। एक तो हमारे लिए क्या है, खर्चा, एक अकाउंट बन गया अलग से, और कैश हमारे तरफ से कम हो गया कितना, अब हो गया 13,800 कैश हो चुका है। समझ में आ रहा है आपको। और आपने क्या किया है, एक खर्चा किया एक्सपेंस नया, कौन सा, इंटरेस्ट का, कितने, 200 रुपये। क्यों किया, इन रिलेशन विद दिस लोन। आपने उधार लेके रखा है, इस उधार पे आपको क्या चुकाना पड़ रहा है, इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है। अभी तक आपने कोई भी उधार का पैसा अभी तक चुकता किया हुआ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पे जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। बी रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹100 फ्रॉम ई। मतलब अभी यहाँ पे क्या हुआ है, जो बी को जो लोन दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव, हमने जो लोन दिया था बिजनेस से, बी जो फैक्ट्री में आपको बता रहा था, फैक्ट्री जिसकी ओनर ने क्या किया है, इंटरेस्ट पे किया है। इंटरेस्ट किसको पे किया है, सॉरी किसको लोन दिया था पहले, ई को लोन दिया था। अब उससे क्या हुआ है, पैसे मिले हैं, इंटरेस्ट क्या है, रिसीव्ड है। और यहाँ पे क्या था, इंटरेस्ट पेड था, तो पैसा आया है, क्या हुआ है, इनकम हुई है, पैसा आया है। तो पहुंचते हैं यहाँ पे नंबर 13, मतलब कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, और क्या होगा, इनकम होगा। और इनकम किस रूप में है, इंटरेस्ट के रूप में है। तो यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो कैश और एक होगा इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, टाइप ऑफ अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट, और ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है वापस से अपने आप में। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो ये रूल आपको अच्छी तरीके से पता है। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कौन सा डेबिट होगा यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इंटरेस्ट रिसीव, अमाउंट इज 100। अब आपको समझ रहे हैं, आप चाहिए तो बहुत जगह पे ऐसा भी सिखाया जाता है कि इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ही रहने दो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कितना इंटरेस्ट मिला है, कितना इंटरेस्ट हमने दिया है। तो स्पेसिफिक अकाउंट बना दो कि इंटरेस्ट रिसीव्ड का अलग और इंटरेस्ट पेड का अलग, तो उससे क्या होता है, बाइफर्केशन पता चल जाती है कि कितना इंटरेस्ट पे करना है, कितना इंटरेस्ट रिसीव किया हुआ है, वो सब चीज़ें। अब हमें 100 रुपया मिला है, मतलब अब हमारे पास कैश का बैलेंस बढ़ चुका है 13,900, और एक एक्स्ट्रा इनकम हुई है हमें, इसके रूप में, इंटरेस्ट के रूप में। अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हैं ना, गुड्स वगैरह बेचते थे, खरीदते थे, ये हमारा एक अलग ही तरीके का छोटा सा एक इनकम हो चुका है, जो हमने क्या दिया था, लोन दिया था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹1000 वेर स्टोलन। 1000 रुपये का जो गुड्स है वो क्या हो चुका है, स्टोलन हो चुका है। मतलब क्या हुआ है, चोरी क्या हो चुकी है, दुकान में चोरी हो चुकी है, कितने की, 1000 रुपये की क्या हो चुकी है, यहाँ पे चोरी हो चुकी है। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि नुकसान हुआ है। ठीक है, अब ये बहुत बारीकी से डिफरेंस समझना, ये चीज़ें जब एक फाइनल अकाउंट्स करके चैप्टर होगा वहाँ पे भी सीखनी है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले नंबर 14 क्या हुआ है, यहाँ पे गुड्स चोरी हुआ है। ठीक है, तो ये लॉस है, ये एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस क्या होता है, जो हम खर्चा हम खुद करते हैं, हमें पता है, इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं। तो हम पे करते हैं। हम क्या दुकान इसलिए खोलते हैं, चोरी होने के लिए। आप बोलोगे यार चोरी हो गया, एक्सपेंस हो गया, नहीं, ये नुकसान हो गया आपका। चोरी होना चाहिए था क्या, नहीं होना चाहिए था। तो ये डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस, याद आ रहा है आपका नॉमिनल अकाउंट वाला रूल, तो ये वो चीज होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, आपके पास क्या ट्रांजेक्शन हुआ, एक तो हुआ है गुड्स स्टोलन, गुड्स क्या हुआ है, चोरी हुआ है। और सेकेंड चीज क्या हुई है, गुड्स गोज आउट। अब गुड्स स्टोलन जो है
उसके लिए मैं अकाउंट का नाम लिख सकता हूं गुड्स लॉस्ट। अब गुड्स गोज आउट मतलब क्या होता है, सेल्स होता है। बहुत सही जा रहे हो, यही सिखाया था मैंने आपको। अब मैं आपको बोल रहा हूं ये चीज यहां पे अप्लाई नहीं होगी। कट, आपको ये चाहिए तो लिख के कट करना, और ध्यान में रखना ये गलती वापस से कभी मत करना। गुड्स गोज आउट, ठीक है भाई। लेकिन कैसे गए, क्या आपने माल बेचा है तो सेल्स है, आपने तो माल बेचा नहीं, आपका क्या हुआ है, गुड्स चोरी हो चुका है। क्या हो चुका है, गुड्स चोरी हो चुका है। तो फिर कौन सा अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट होगा, यहाँ पे अफेक्ट क्या करोगे बताओ, सोचो जरा। क्या लिखोगे, क्या लैंग्वेज था। गुड्स स्टोलन फ्रॉम शॉप। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको इजी करने के लिए सिर्फ यहाँ पे गुड्स लिखता हूँ। गुड्स लॉस्ट और गुड्स, ये चीज़ें डिफरेंस है यहाँ पे। गुड्स लॉस है ये इन टर्म्स ऑफ रुपीस में बात कर रहा है। किस में बात कर रहा है, रुपीस। ये किस में बात कर रहा है, गुड्स के इसमें बात कर रहा है। तो ये क्या है आपका, कौन सा अकाउंट कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। और ये क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट। दैट इज क्या रूल बनेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस वाला, जिसमें लॉसेस हुआ ये खर्चा नहीं है, ठीक है। ये भी आपको डिफरेंस मैंने बता दिया। और गुड्स गोज आउट तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स लॉस लगे, गुड्स स्टोलन लिखना चाहो तो गुड्स स्टोलन भी लिख सकते हो, गुड्स स्टोलन अकाउंट भी लिख सकते हो, चलेगा। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा, गुड्स लॉस्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड्स स्टोलन लिखना चाहो स्टोलन लिख दो, अकाउंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अमाउंट कितने का भाई नुकसान हुआ है यहाँ पे, 1000 रुपये का। तो अब अगर हम यहाँ पे अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो देखो, गुड्स हमारे पास कितना 10,000 का था, अब गुड्स हमारे पास कितना है 9,000, क्योंकि 1000 का क्या हो चुका है, गुड्स का नुकसान, किसमें, गुड्स का नुकसान। और एक हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, जो बिजनेस है फैक्ट्री का क्या हुआ है, एक नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, चोरी हुई है, क्या हुई है, स्टोलन, गुड्स स्टोलन, कितने का, 1000 रुपीज का क्या हुआ है, एक्चुअल नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो आपको समझा यहाँ पे, गुड्स जो मैंने किया क्या किया, 1000 कम किया ना, अभी हमारे पास कितने गुड्स है, सिर्फ 9000 के गुड्स है, ठीक है ना। तो ये जो 9000 के गुड्स है, ये 10,000 के थे, अगर मैं माल बेचता तो भी गुड्स कम हो जाते, तब वो नुकसान नहीं, मुझे उसके अगेंस्ट पैसा मिल रहा है। यहाँ पे चोरी हुआ है, पैसा मिलने वाला है क्या, नहीं। एक चीज हो सकती है इंश्योरेंस, ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे सीख लो, पर इसका डिटेल में डिस्कशन बाद में होगा। मैंने इंश्योरेंस करके रखा है। व्हाट डू मीन बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब कि अगर कुछ नुकसान होता है, जैसे बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है दुकान में, पूरा का पूरा माल खराब हो जाएगा, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, इंश्योरेंस देगी, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा देगी, मैंने प्रीमियम भर के रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ केस नहीं है, तो वैसा भी कभी कभी होता है। 15th, B took goods worth rupees 500 for his personal use। ठीक है, फैक्ट्री में से बी ने अपने पर्सनल यूज के लिए बी ने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या लिया है, गुड्स लिया है ना, हाँ गुड्स, अरे एक मिनट, यस, 500 रुपए का क्या लिया है उसने, पर्सनल यूज के लिए। दुकान है सपोज या फैक्ट्री है, जो भी है, कुछ कपड़े बनते हैं तो खुद के लिए एक शर्ट ले लिया, 500 रुपए का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो ये क्या हुआ वापस से, इसका मतलब यही हुआ, गुड्स कम हुआ, 8,500 का माल है, 500 रुपये अगर ये किसी को बेचते तो 500 रुपये कैश हमारा बढ़ जाता। पर यहाँ पे कैश में कुछ भी अफेक्ट हुआ है क्या, कुछ भी अफेक्ट यहाँ पे कैश में हुआ नहीं है, उल्टा ओनर ने क्या किया, पैसे निकाल लिए। तो जब भी ओनर पैसा डालता है फैक्ट्री में, ये देखो एरो इस तरफ है वाइट, पैसा डालता है फैक्ट्री में,
पैसा या कुछ भी गुड्स डालता है फैक्ट्री में, उसको क्या ट्रीट करते हो? कैपिटल। सिर्फ ओनर की बात कर रहा हूँ, ओनर। कोई दूसरा इंसान देगा, फ्रेंड, फैमिली, तो लोन बोलोगे। क्या दे रहा है ये? ओनर। अगर पैसा या गुड्स वो निकाल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या ट्रीट करोगे? ड्रॉइंग्स। ये समझ में आई भाषा आपको? किसको कैपिटल बोलते हैं और किसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। जो भी पैसा या गुड्स ओनर इन्वेस्ट करता है, मतलब ऑफिस या अपना फैक्ट्री वगैरह में डालता है, उसको क्या बोलोगे? कैपिटल। और जो भी पैसा या गुड्स वो निकालता है, उसको क्या बोलोगे? ड्राइंग्स बोलोगे। ठीक है, चलो। अब यहां पे उसने गुड्स निकाला है, मतलब क्या हुआ है? ड्राइंग्स हुआ है। नंबर 15 क्या बनेगा? बी गेट्स गुड्स। बी को क्या मिल रहा है? गुड्स मिल रहा है। और हमारे पास से, मतलब फर्म में से, बी की फैक्ट्री में से क्या हो रहा है? गुड्स गोज आउट। आपको समझ में आ रहा है? जब खुद का और फैक्ट्री का ट्रीटमेंट है तो दोनों अलग अलग, लेकिन जब किसी थर्ड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो एक ही इंसान है। ठीक है, ये चीज आपको बेसिक डिफरेंस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कब से। बी गेट्स गुड्स मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? इसको आप क्या बोलोगे? बी गेट्स गुड्स मतलब उसको अकाउंट क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग्स। ठीक है, और गुड्स गोज आउट क्या हो जाएगा आपका? कौन सा अकाउंट होगा ये? गुड्स अकाउंट से लिखोगे इसको। ठीक है, ड्रॉइंग्स इज व्हाट? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कोई इंसान विड्रॉ कर रहा है। गुड्स इज व्हाट? रियल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ड्रॉइंग्स विल बी डेबिटेड, क्योंकि गुड्स विड्रॉ की है। और यहाँ पे क्या होगा? गुड्स निकला है कितने का भाई? 500 रुपए का। 500। नेक्स्ट देखते हैं, आपको लिखने का पूरा समय दिया जाएगा। 16th, बी पेड रेंट फॉर ऑफिस फॉर ₹500 फ्रॉम हिज पर्सनल कैश। अब यहां पे क्या हुआ है? बी ने क्या किया है यहाँ पे? पर्सनल कैश अपने खुद के जेब से, ऑफिस का, या मतलब जो भी यहाँ पे हमारे केस में यहाँ पे फैक्ट्री है, ठीक है, इस फैक्ट्री का रेंट भरा है। रेंट एक एक्सपेंस है, मतलब खर्चा। रेंट क्या है? एक एक्सपेंस है। कितना रेंट भरा है भाई? 500 रुपया भरा है। कितना का रेंट भरा है भाई? और वो भी कहाँ से? पर्सनल यूज, मतलब, अरे सॉरी सॉरी, 500, वो भी कौन सा? पर्सनल कैश, खुद के जेब से निकाल के 500 रुपये पे किए। मतलब इन शॉर्ट ऐसा हो गया कि ओनर जो है बी, वो 500 रुपये और इन्वेस्ट कर रहा है अपने जेब से। मतलब ये एक तरीके से कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया। कैश ही दे रहा है ना फैक्ट्री में, अपने जेब से खुद का पैसा डाल रहा है। फैक्ट्री का पैसा यूज करता तो ये वाला यूज करना चाहिए था ना, 13,900 पर। ये यूज नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा। और रेंट क्या है? खर्चा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 16th वाले में क्या लिखेंगे? एक तो खर्चा है, मतलब एक्सपेंस है। और एक्सपेंस कौन सा है? रेंट का। ठीक है, और कौन दे रहा है? बी पेड कैश। तो रेंट खर्चा है बिजनेस का, तो उसको आप क्या बोलोगे? रेंट अकाउंट। और बी ने दिया, मतलब 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जब हम यहां पे थे उसने पैसा कितना इन्वेस्ट किया था? 20,000। अब ये 500 रुपये ऐड करके उसके अभी टोटल कितने जमा हो गए हैं फैक्ट्री में? 20,500 रुपये। तो इससे हमको स्टेटस समझ रहा है। अगर फैक्ट्री बंद होती है या शॉप बंद होती है तो 20,000 रुपये नहीं मिलेंगे उसको, 20,500 मिलने चाहिए। इतने नहीं मिल पाते तो उसका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। वो नुकसान क्या कर रहा है? वो झेल रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। तो इसको लिखेंगे कैसे? हमने आधा तो लिख दिया है। दैट इज कौन सा अकाउंट है यहाँ पे? रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। फिर ये है पर्सनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या लिखोगे? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस और क्रेडिट द गिवर। ठीक है,
तो यहाँ पे होगा रेंट अकाउंट और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट। कितने का रेंट दिया है भाई, 500 रुपये का क्या किया रेंट उसने चुकता किया। प्लीज़ आप ये इतना लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से समझ के एक एक चीज़ें और खुद से करना, तो आपका 2 बार क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज कॉपी करते रहोगे कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, चलो आपको सब कॉलम्स वगैरह अच्छे से बनाने हैं। आप ऐसे बना नहीं सकते कॉपी पेस्ट करके, अदरवाइज काश ऐसी डिजिटल बुक्स हुआ करती तो टेंशन ही नहीं था, बस दिमाग में सोचा और छप गया बुक के अंदर। चल बढ़े आगे, दैट इज नंबर 17। एक यहाँ पे हो जाएगा नंबर 17, ठीक है। क्या है यहाँ पे, बी ओपन द बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 2000। ये ट्रांजेक्शन को जरा समझो। एक तो कैश जा रहा है और किसके पास जा रहा है, बैंक के पास, और बैंक कौन सा है भाई, बैंक ऑफ इंडिया। अब समझो यहाँ पे बिजनेसमैन को क्या जरूरत होती है, बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, जहां पे वो चेक क्या करेगा, लिखेगा नाम पे और ट्रांजेक्शन उधर हो जाएगा, चेक के साथ पेमेंट हो जाएगा। लेकिन बैंक में भी तो पैसा भरना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है कि बस चेक बैंक अकाउंट खोल दिया उसके अंदर पैसा ही पैसा पड़ा है। अरे खुद का पैसा होगा तभी तो आप आगे किसी को चेक दे पाओगे और आपका चेक पास होगा। और आपको कोई चेक देगा, आप बैंक अकाउंट में डालोगे और आपका चेक पास हो जाएगा, आपके बैलेंस बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा। तो उसके पहले अकाउंट तो ओपन करना पड़ेगा, तो अकाउंट ओपन किया गया है। यहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया, बाय डिपॉजिटिंग 2000। देखो यहाँ पे लिखा ओपन, मतलब ये नया बैंक अकाउंट है, ऐसा नहीं बोला है डिपॉजिटेड 1000 रुपीज इन बैंक या 2000 इन बैंक या 5000 इन बैंक, ऐसा लैंग्वेज नहीं है। बी ओपन द बैंक अकाउंट, मतलब कि एक नया बैंक अकाउंट ओपन किया गया विद बैंक ऑफ इंडिया। पैसा किसको मिल रहा है, बैंक ऑफ इंडिया को। बैंक ऑफ इंडिया को क्या मिल रहा है, पैसा, और बिजनेस से क्या हो रहा है, कैश गोज आउट। ये कोई खर्चा है क्या, नहीं, बैंक को हमने पैसा दे दिया है ना, बिजनेस ने, बी ने पैसा दे दिया बैंक को रखने के लिए, और जब चाहिए रहेगा तो पैसा विड्रॉ कर लेगा या किसको देना होगा उसको दे देगा। तो बैंक ऑफ इंडिया इज पर्सनल अकाउंट, याद होना चाहिए क्लासिफिकेशन। कैश गोज आउट, कैश तो आपका रियल अकाउंट है, क्या लिखोगे, ठीक। पहले अकाउंट टाइप कौन सा होगा, अकाउंट टाइप है, एक मिनट, बैंक गेट्स कैश, तो यहाँ पे अकाउंट हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, और कैश गोज आउट तो यहाँ पे हो जाएगा कैश। बैंक ऑफ इंडिया इज अ पर्सनल अकाउंट और कैश इज अ रियल अकाउंट। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो यहाँ पे अकाउंट क्या बना, बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे क्या बना, कैश। कितना डिपॉजिट किया है, 2000 2000। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आते हैं हमारे एग्जाम्पल में, तो हमें क्या पता चलता है कि कैश अभी हमारे पास कितना है, 11,900 का कैश है। और एक नया अकाउंट हमने ओपन किया है बैंक ऑफ इंडिया के पास, जिसके पास 2000 रुपया क्या है, जमा है। टेंशन मतलब, ये मैं लास्ट में आपको एक बार वापस से समझाऊंगा, पूरा समझा नहीं सकता, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कौन सा कट किया कौन सा क्या है, बैलेंस क्या क्या बच रहा है, इसका हम एक थोड़ा सा कुछ तो समरी बनाएंगे। ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर 18, बी रिसीव्ड एन एडवांस फ्रॉम एफ ऑफ ₹1000 बाय चेक। मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे एक एडवांस मिला है। क्या मिला है, एडवांस। किससे मिला है, एफ से मिला है। किससे मिला है, एफ से। तो पैसा आया है, तो किसको पैसा आया, बैंक को आया है, मतलब बैंक रिसीव। और किससे रिसीव किया है हमें, एफ से। एफ गिव्स कैश टू अकाउंट, एक तो होगा बैंक ऑफ इंडिया, हमारा अकाउंट एक ही बैंक में है तो बैंक ऑफ इंडिया, अपने बाय डिफॉल्ट बैंक बोलेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया ही होगा। और एक होगा एफ्स अकाउंट, जिसने हमने पैसा दिया है, तो बैंक ऑफ इंडिया इज पर्सनल। और एफ भी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो क्या लिखोगे आप, डेबिट द रिसीवर, और क्या लिखोगे, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, डेबिट क्या करोगे, बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट क्या करोगे, एफ्स अकाउंट। अमाउंट कितना है भाई, 1000 रुपया दिया था ना एडवांस। माल अभी तक पहुंचाया नहीं है, हमें सिर्फ एडवांस मिला है बाय चेक। इसका मतलब ये हुआ, हमारे बैंक में 1000 रुपये जमा, तो हमारे बैंक में अब बैलेंस है कितना, 3000। और किसने दिया है भाई, एक ने बंदे ने एडवांस दिया है, एफ ने क्या दिया हमें, एडवांस दिया है, जिसको हमें आगे चल के हो सकता है रिटर्न करना पड़े, या तो उसके अगेंस्ट क्या देना पड़े, गुड्स देना पड़े। तो गुड्स तो अभी तक हमने दिया नहीं है, तो माल में से हमने कम किया क्या, अभी नहीं। अभी का हिसाब ये है कि बैंक में 1000 रुपया बढ़ चुका है। किसकी वजह से बढ़ा है, एफ ने हमें एडवांस दिया है, इसके वजह से हमारा पैसा उतना बढ़ चुका है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। 19th वाला यहाँ पे क्या है, बी इशूड अ चेक ऑफ ₹5000 फॉर सैलरी। अब देखो, चेक से पेमेंट किया, कैश में पेमेंट किया गया नहीं है, चेक में पेमेंट किया गया। कितना का, क्लर्क जो है वहां पे काम करता है, उसको सैलरी दी गई है 500 रुपए की। तो सैलरी इज एन एक्सपेंस। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, नंबर 19। तो एक तो हो गया आपका एक्सपेंस, ब्रैकेट में क्या हुआ, क्यों एक्सपेंस हुआ है, सैलरी की वजह से हुआ है। और क्या लिखोगे, कौन कैसे दे पेमेंट किया जा रहा है उसको, बैंक से दे रहा है, मतलब कौन चेक, मतलब बैंक चेक दिया, मतलब बैंक गिव्स कैश, बराबर है ना, कैश देगा ना बैंक। तो यहाँ पे एक्सपेंस कौन सा अकाउंट बनना चाहिए, एक तो सैलरी अकाउंट बनेगा, और दूसरा बैंक बोलेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया। सैलरी इज विच अकाउंट, नॉमिनल खर्चे वाली बात है तो नॉमिनल अकाउंट, और ये बैंक ऑफ इंडिया इज पर्सनल अकाउंट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, पर इस केस में एक्सपेंस है, लॉस नहीं है। और क्या लिखोगे, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बैंक पैसे दे रहा है ना हमारे बिहाफ में, मतलब फैक्ट्री के बिहाफ में पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी पैसा है। कितना है भाई, 500 रुपया सैलरी का चुकाया गया है। तो यहाँ पे डेबिट होगा सैलरी अकाउंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया। अमाउंट कितना लिखोगे, 500 और 500। मतलब कि बैंक ऑफ इंडिया से 500 रुपये कम। क्यों कम, इसका क्या कारण है, एक जन को सैलरी दी गई है, कितना, 500 रुपया। ठीक है, क्लर्क को।
20 वाला देखते हैं यहाँ पे, पी रिसीव्ड अ चेक और ₹20,000 फ्रॉम जी फॉर सेल ऑफ गुड्स, मतलब पैसा मिल चुका है बैंक में चेक दिया, हमने पैसा जमा किया और सामने वाले को गुड्स दे दिया। नंबर 20 क्या लिखोगे? बैंक रिसीव्स कैश, बैंक में कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा क्योंकि चेक डाला है, मतलब पैसा बढ़ जाएगा। और क्या लिखोगे? गुड्स गोज आउट। तो ये क्या होगा यहाँ पे? बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, और दूसरा क्या होगा? सेल्स। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट कौन सा है आपका? पर्सनल। और सेल्स कौन सा अकाउंट है आपका? रियल। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोस आउट। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया विल बी डेबिटेड, और क्या लिखो? गुड्स गोज आउट, मतलब कौन सा अकाउंट होगा दूसरा? ये सेल्स अकाउंट। कितना? 20,000। अब आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, गुड्स कितना है भाई? 8,500। यहाँ पे टेक्निकली सम का थोड़ा सा फ्रेमिंग रॉन्ग है, अगर मैं लॉजिकली बताऊँ, क्योंकि 8,500 का गुड्स 9,000 के गुड्स से 20,000 के गुड्स कैसे चले गए? ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन और हुआ रहेगा। फैक्ट्री है ना, अगर हमने यहाँ इस केस में फैक्ट्री ले रहे, शॉप होता तो अलग बात हो जाती। फैक्ट्री लिया है मतलब गुड्स और प्रोड्यूस किया है और माल बना के रखा है। कितना बना के रखा है हमें यहाँ पे टोटलिंग में नहीं है, कि सब में कुछ बोला नहीं गया है। मतलब हमारे पास 8,500 से ज़्यादा ही गुड्स हैं और 20,000 का गुड्स हमने निकाल के किसको दे दिया? जी को दे दिया, बराबर। जी को ही दिया, जी हमें पैसा दे रहा ना, यस जी को दिया हमने यहाँ पे, और उसने हमें पेमेंट कर दिया कितना? 20,000 का। तो बैंक में हमारे पास बैलेंस बढ़ जाएगा। 500 का सैलरी दिया मतलब 2,500 ना। अब हमारे पास बैलेंस है 22,500, और गुड्स का बैलेंस कितना अगर मैं रखूँ, नेगेटिव रखना हो चाहिए तो 8,500 माइनस 20,000, तो नेगेटिव 11,500 स्टॉक है। ऐसा है नहीं है एक्चुअल में, हमारे पास और प्रोडक्शन हुआ है प्लस होके हमेशा स्टॉक नेगेटिव में जाने वाला नहीं है। हमारे पास स्टॉक था, हमने दे दिया, लेकिन ये स्टॉक अभी कैलकुलेशन में नेगेटिव, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे प्रोडक्शन कितना हुआ है वो अभी तक यहाँ पे ऐड किया हुआ नहीं, इसलिए अभी नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, फॉर टेम्परेरी बीइंग, टेम्परेरी टाइम के लिए। अब और ज्यादा नहीं, 4 ही बचा है। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये पार्ट हमारा सीख के हो जाएगा। 21 क्या बोला गया यहाँ पे? बी इशूड अ चेक ऑफ ₹10,000 फॉर परचेज ऑफ टेबल्स। अभी देखो फैक्ट्री है तो कुछ टेबल की रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या? एक एसेट परचेज किया जा रहा है। एसेट मतलब मैंने आपको बताया था कि जो चीजें आप बिजनेस में 1 साल से ज्यादा यूज करने का इंटेंशन रखते हो उसको आप बोलते हो एसेट। तो यहाँ पे 10,000 रुपए क्या हो रहे हैं? यहाँ पे 10,000 रुपीज का क्या हो रहा है? यहाँ पे ज्यादा का ज्यादा क्या हो रहा है? परचेज। मतलब क्या परचेज हो रहा है? एक डिफरेंस है परचेज में और परचेज ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ एसेट्स, सब है परचेज ही। गुड्स किसको बोलते हैं? जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, विजय सेल्स मेरी दुकान है, मैं वहां पे क्या करता हूँ? टीवी फ्रिज सब खरीदता हूँ, किसके लिए? आगे बेचने के लिए। लेकिन आप आते हो अपने घर पे टीवी फ्रिज खरीदते हो, आपके लिए वो एसेट हो गया। या आप अपने ऑफिस के लिए खरीदते हो, एक खरीदोगे, 2 खरीदोगे, उससे ज्यादा थोड़ी खरीदोगे, वो आपके लिए क्या हो गया? एसेट। अगर आप कोई भी चीज बिजनेस के लिए यूज करते हो उसको आप बोलोगे गुड्स। अगर वही चीज आप कुछ यूज के लिए करोगे खुद के लिए तो क्या बन जाएगा? वो एसेट बन जाएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? वही हो रहा है ना। यहाँ पे बी इशूड अ चेक, मतलब पैसा चेक के थ्रू किया गया है, और क्या परचेज करने के लिए? टेबल्स, मतलब फर्नीचर परचेज करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 21 फर्नीचर कम्स इन, और क्या लिखोगे? अमाउंट पेड फ्रॉम बैंक। तो क्या अकाउंट बना? एक तो बन गया आपका फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा क्या बन जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया। फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, आपको दिखता है। बैंक ऑफ इंडिया इज अ पर्सनल अकाउंट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे ये एक्सपेंस है, और क्रेडिट द
गिवर, पैसा कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है हमारे बिहाफ में। ऐसे ही पैसा नहीं दे रहा है, बैंक में पैसा है इसलिए पैसा वो पे किया जा रहा है। तो फर्नीचर बिजनेस में आया है और बैंक से पैसा कम हो गया है, तो बैंक ऑफ इंडिया कितने का खरीदा है भाई? 10,000 का। इससे हमें ये समझ में आता है कि बैंक में अभी बैलेंस है कितना? 12,500, और एक एक्स्ट्रा क्या खरीदा गया है? फर्नीचर जो है टेबल, कितने का? 10,000 का। ठीक है। बी बॉट फ्रॉम गोदरेज लिमिटेड अ चेयर ऑफ ₹5,000। तो ये भी क्या है? एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी दिया गया, पेमेंट कैसे किया है हमें यहाँ पे ये नहीं दिया है कि पेमेंट दे दिया है। ये कौन सा ट्रांजेक्शन कहलाएगा? ये ट्रांजेक्शन कहलाएगा क्रेडिट, क्योंकि पार्टी का क्या किया हुआ है? यहाँ पे नाम दे दिया है। ऐसा बोला कि परचेज चेयर फ्रॉम गोदरेज लिमिटेड एंड पेड अमाउंट बाय चेक बाय कैश, कुछ भी नहीं बोला है, नाम दिया, मतलब ये क्रेडिट है। अगर ऐसा बोलते ब्रॉड चेयर ऑफ ₹5,000, मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, ये आपको डिफरेंस मैंने पहले भी बताया हुआ है। वापस से सेम ट्रांजेक्शन है, कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा। दैट इज, पहले तो हम ये लिखेंगे फर्नीचर कम्स इन, और कौन किससे आ रहा है? गोदरेज लिमिटेड। फर्नीचर अकाउंट होगा एक तो, और एक होगा गोदरेज लिमिटेड अकाउंट। ये है रियल अकाउंट और ये है पर्सनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द गिवर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और गोदरेज लिमिटेड अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने का खरीदा है भाई? 5,000 की चेयर खरीदी है। यस, दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे 5,000 की चेयर खरीदी है। प्लीज इतना लिख लीजिए, फिर लास्ट का 2 कंप्लीट करते हैं, नहीं तो चलो कंप्लीट ही कर देते हैं। ट्वेंटी वन, सॉरी 23। बी रीपेड द एंटायर लोन टू डी बाय चेक, मतलब डी का जो लोन था। अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ से पता चला? देखो हम हिसाब मेंटेन कर रहे थे, डी कहाँ पे ढूंढो। 6,000 का लोन लिया था, पैसा पे कर दिया बाय कैश, सॉरी बाय चेक, मतलब बैंक से पेमेंट किया है। तो पैसा किसको मिला? डी को मिला। तो क्या लिखोगे? डी रिसीव्स, क्या लिखोगे? डी रिसीव अमाउंट बाय चेक। और यहां पे दूसरा अकाउंट क्या लिखोगे आप? कौन दे रहा है? बी दे रहा है, बी इज द गिवर। तो 2 अकाउंट कौन से हुए? एक तो जो डीज लोन अकाउंट, और दूसरा अकाउंट क्या होगा यहाँ पे? बी इज द गिवर, मतलब कौन भाई? कौन दे रहा है? कैसे दे रहा है भाई? बाय चेक दिया ना, मतलब बैंक। तो बी के बिहाफ में पेमेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बैंक गिव द चेक ऐसे भी लिख सकते हो, बैंक इज द गिवर ये भी लिख सकते हो, बी इज द गिवर तो मैंने लिखा ना नीचे बाय चेक। तो डीज लोन अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे? पर्सनल। और ये भी कौन सा हो जाएगा? पर्सनल। क्या लिखोगे यहाँ पे अभी? डेबिट द रिसीवर, और क्या लिखोगे? क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अमाउंट है यहाँ पे, उससे पहले लिखते हैं डीज लोन अकाउंट, और बैंक से पेमेंट किया है मतलब बैंक ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, बैंक की लिखता हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बैंक ऑफ इंडिया गिव्स
मेक पेमेंट। कितने का अमाउंट भाई? 6,000 का। अब आप एक चीज देखोगे, इस ट्रांजेक्शन में आपको अमाउंट दिया हुआ ही नहीं है। अमाउंट दिया हुआ नहीं है, आपने कहां से पहचाना? आपने ऊपर आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई लोन 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 कहाँ लिया था, ये रहा डी से। पर हमने कहाँ से निकाला? हमने एक अलग से मेंटेन किया था। ये जो चीज़ें मेंटेन करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? लेजर। ये आप सीखोगे चैप्टर नंबर 4 में, मतलब चैप्टर नंबर 3 जो जर्नल के बाद जो होगा उसके बाद। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है, ऐसा ड्राइंग बनाना नहीं है, इसको सिंप्लीफाई और अकाउंटिंग लैंग्वेज में होगा, वो बाद में होगा, वो मैं अभी सिखा ही नहीं सकता क्योंकि आपको जर्नल ही नहीं आता है। तो जर्नल के लिए ये सब बेस बन रहा था, फिर भी हम कुछ चीजें मेंटेन कर रहे थे। इसका आप आगे का स्टेप लेजर है। तो ये इस तरीके से कोई ड्राइंग दिख रहा है आपको, एक बोलते हैं ना स्मार्ट आर्ट की तरह, ये स्मार्ट आर्ट एक बदलेगा कॉलम्स में और उसको बोलते हैं लेजर। तो उस पर तो अभी हम डिस्कस कर ही नहीं सकते हैं, तो हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको बताना प्रोसेस है कि ये स्टार्ट है और हमें और पहुंचना है, मंजिल बहुत दूर है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 24। बी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ई इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। मतलब अब क्या, जो ई को हमने लोन दिया था, मतलब बी ने लोन दिया था, फैक्ट्री ने लोन दिया था ई को कितने का भाई? 2,000 का। अब ये हिसाब से हटा दो क्योंकि डी को हमने पेमेंट कर दिया, ई को हमने लोन दिया था, उसने हमको क्या कर दिया? पेमेंट दे दिया। और पेमेंट कहां से कैसे दिया? बाय बैंक दिया, चेक दिया, कैसे दिया? बाय चेक। मतलब बैंक ऑफ इंडिया रिसीव करेगा कैश यहाँ पे, तो क्या करोगे? बैंक रिसीव, बैंक विल रिसीव, और कौन दे रहा है? ई इज द गिवर। तो अकाउंट क्या होगा यहां पे? बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, और ई इज द गिवर मतलब क्या हो गया? इज लोन अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया ये भी पर्सनल अकाउंट है, ये भी पर्सनल अकाउंट है, तो रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, ठीक है ना। और यहां पे क्या होगा? क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट होगा बैंक ऑफ इंडिया और क्रेडिट क्या होगा? ईस लोन अकाउंट। और क्या लिखोगे? अमाउंट आप लिखोगे, कितना लोन था भाई? 2,000 का। तो अब आप देखोगे तो बैंक में इफेक्ट तो हमने दिया ही नहीं ना, ये रहा। बैंक में क्या हो जाएगा? किधर गया? ये रहा। 6,000 रुपये का हमने चुका दिया, तो 12,500 में से 6,000 लेस कर दो तो 6,500, उसके बाद 2,000 रुपये और मिलेंगे, दैट इज 8,500। अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ अभी, इसको अगर हम देखते हैं तो इसको हमसे क्या पता चलता है कि ड्राइंग्स हुआ है, मतलब जो ओनर है उसने 500 रुपये का क्या हुआ है? माल निकाल दिया है। ओनर ने अब तक ये दिख रहा है 20,500 पैसे रखे हैं। गुड्स का वैल्यू नेगेटिव चल रहा है, लेकिन ये स्टॉक अपडेट हो जाएगा तब बढ़ जाएगा। परचेज हमने कैश में कितना किया? 3,000 का किया है। माल हमने कैश में बेचा है 4,000 का, 1,000 का हमको नुकसान हुआ है। हमारे पास क्या है? 10,000 का फर्नीचर है, प्लस एक चीज़ रह गई, 5,000 का चेयर खरीदा था ना गोदरेज से, वो बढ़ गया। उसके बाद एक जन का उधार है हमारे पास, किसका? गोदरेज लिमिटेड का, 5,000 का। ऐसा आप नहीं लिखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा किसको आपको पैसे देने, किसको नहीं देना है। मतलब एक बिजनेस देखो इतने सारे लोगों से डील करता है, ओनर से खुद पैसा डालता है, किसी को माल बेचता है, 50 लोग को माल बेच सकते हैं, 50 लोग से माल खरीद सकते हैं, किससे लोन लिया है, किसी को लोन दिया है, बैंक के साथ डील करना है, बराबर है कि नहीं है? इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट लेना है, कैश में परचेस होता है, कैश में सेल्स होता है, बराबर है, किससे उधारी ली गई है। तो ये सब का हिसाब किताब रखा जाता है अकाउंटिंग के भाषा में। तो आपने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया है, तो आप प्लीज़ ये आराम से लिखो, सॉल्व करो। पहले ये क्वेश्चन ये रहे। अगर आज का लेक्चर से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से था, देख लो कुछ किसी का मिस हुआ है, छूटा हो तो। और नीचे का भी रखता हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, देखिए मेरी बात ध्यान से समझना। अब लेक्चर्स बहुत फटाफट होते रहेंगे क्योंकि ये जो बेस बनाने में ही थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि अब बेस बन चुका है आपका ऑलमोस्ट, और भी काफ़ी चीज़ बाकी है। ऐसा नहीं है कि हमारा हो चुका है यहाँ पे। अभी आपको मॉडर्न, अगर ये ट्रेडिशनल मेथड ही चल रहा है, अभी मॉडर्न अकाउंटिंग भी सीखनी है, बहुत सारे टर्म्स का मीनिंग वगैरह सीखना है।
ठीक है ना। तो चलो वो सब करते रहेंगे। आपको बस जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए, और शेयर करो, पूरा प्लेलिस्ट शेयर करो, उन्हें बताओ लेक्चर्स कैसे देखने हैं। नंबर 1 ये है, नंबर 2 वो है। कोई भी लेक्चर आप बीच में से रैंडम नहीं देख सकते हो, और आप जज भी नहीं कर सकते एक लेक्चर देख के आपको, क्योंकि पिछला लेक्चर ही आपको नहीं आता रहेगा तो ये लेक्चर कहाँ से होगा, ठीक है ना। और एक चीज़, हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, यूट्यूब पे तो आप सब्सक्रिप्शन अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो हमें, वहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, और टेलीग्राम हमें ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जो भी वीडियोस आते हैं, जो भी हमारे रिलेटेड एकेडमिकली अपडेट होते हैं, सब हम टेलीग्राम चैनल पे कर देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और प्लीज़ शेयर करो वीडियोज़ जितना हो सकता है उतना, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, अगर आपको आगे लेक्चर्स चाहिए तो आप वहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।